हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? तो एक बार थम्स अप कर देना। कल की क्लास तक अपन ने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो है वो ओवर कर लिया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरुण कुमार चौधरी, आज आपका फर्स्ट डे क्या अरुण? पहली बार ही आज कमेंट आया आपका? आपने अभी अभी कोर्स लिया है क्या? पावर सिस्टम लिया है या उड़ान लिया है आपने? राम जी राम, रंजन भाई। मजामा। चलिए हेडिंग लगाएं, केबल का कंस्ट्रक्शन। उड़ान लिया है, वेरी गुड। गुड इवनिंग सबको। स्वागत है एक बार फिर से आपका पावर सिस्टम की इस दुनिया में, मेरे यानी सुमित के साथ। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल को। कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम आप आराम से फुर्सत से बनाना, बैठ करके एकदम सुकून के साथ में। जब पीडीएफ मिल जाए जगह छोड़ करके, और हेडिंग लगाएं कोर। अपन कंस्ट्रक्शन की पहले थ्योरी लिखेंगे और फिर उसके बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट मैं वन बाय वन आप लोगों को पॉइंट लिखाता जाऊंगा और वन बाय वन अपन पॉइंट को समझते चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं कोर, और कोर में लिखें इट कैन बी मेड सिंगल कोर और मल्टी कोर। इट कैन बी मेड सिंगल कोर और मल्टी कोर। इट कैन बी मेड सिंगल कोर और मल्टी कोर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ टिन्ड कॉपर और इट कैन बी मेड अप ऑफ टिन्ड कॉपर और एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय। या तो ये टिन्ड कॉपर का बनेगा या फिर ये एल्यूमिनियम का बनेगा या फिर ये एल्यूमिनियम के अलॉय का भी बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला लिखिए इंसुलेशन। कोर के अंदर कुछ खास नहीं है। कंडक्टर को अपन डिटेल के अंदर ओवरहेड लाइन में पढ़ चुके हैं, जब अपन ने अलग अलग तरीके के कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। और लगभग वैसा ही कंडक्टर अपन अंडरग्राउंड केबल में भी काम में लेते हैं। जो ACSR अपन ओवरहेड में यूज कर रहे थे, उसी ACSR को अपन अंडरग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसकी शेप थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है बट मटेरियल वही रहता है। अब बात कर रहे हैं अपन इंसुलेशन की। किसी भी केबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर अगर कोई है तो वो है इंसुलेशन, क्योंकि इसी से उसकी पहचान है। एक वायर अगर खुला है तो उस खुले वायर को तो अपन कंडक्टर कहते हैं, पर अगर इसी खुले वायर के ऊपर अगर अपन इंसुलेशन कर दें तो उसको फिर केबल कहते हैं। आपके घर में जो वायर यूज होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। और जो खुला वायर बाहर पोल के ऊपर है, क्या उसको केबल कहते हैं? नहीं।
यानी केबल को पहचान किससे मिलती है? इंसुलेशन से। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी केबल में इनफैक्ट किसी भी जगह जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? वोल्टेज के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यूपीएमआरसी में पावर सिस्टम का वेटेज अप्रोक्सीमेट। देखो दादा, बात ऐसी है, मैंने सबसे पहले ट्रांसमिशन चैप्टर शुरू किया तो काफी लोगों को ये लग रहा था कि ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से। सर ने जो सिलेबस बताया, खुद ने सिलेबस में सबसे पहले जनरेशन को बताया, पर चालू ट्रांसमिशन कर दिया। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसमिशन से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज ट्रांसमिशन का होता है, और सबसे ज्यादा समय भी ट्रांसमिशन में लगता है, और सबसे बड़ा पार्ट भी ट्रांसमिशन ही है। ये हो गया, तो अपकमिंग कोई वैकेंसी होगी तो उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब देखो यूपीएमआरसी का जो पेपर है वो जनवरी में आ गया, और ये ट्रांसमिशन चैप्टर अपन तब तक खत्म कर लेंगे। हो सकता है एक और चैप्टर खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सको पावर सिस्टम के, उसके लिए आप लोगों को जो है वो ट्रांसमिशन चैप्टर को पहले करवाया जाना जरूरी था। तो ये पहले हो जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। इसका पीडीएफ भेजना। सुनील, आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि आपको पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा। अगर नहीं तो आपने कोर्स किनके थ्रू लिया है, मतलब जिनसे भी आपकी बात हुई होगी कोचिंग में, आप उनको कॉल करिए, बोले कि मेरे को पीडीएफ कहाँ मिलेगी कोर्स का, तो वो आपको सारा गाइडेंस बताएंगे कि कहाँ से आपको पीडीएफ जो है वो मिल सकता है। ठीक। यूपीएमआरसी के अंदर जो है वो पावर सिस्टम का वेटेज, जैसा कि कमेंट में कौन कह रहा है, ये नरेंद्र कह रहा है कि 30+ है। तो 30+ तो 30+ तो कन्फर्म है। 200% मान लो कि 30%, 30 नंबर से तो ऊपर आएगा ही आएगा। इनफैक्ट 40 नंबर तक पावर सिस्टम जो है वो पूछा जा सकता है। बात करें अपन इंसुलेशन की, तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू कोर, इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू कोर्स according to voltage, according to voltage rating. It is provided between two core according to voltage rating. किसी भी इंसुलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ओवरहेड लाइन के अंदर याद करो, मैंने प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल के अंदर करवाया है आप लोगों को। और मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं ओवरहेड के इंसुलेशन की जो अंडरग्राउंड पर भी लागू होती है, तो अपन उसी में से कुछ प्रॉपर्टीज को तो यहाँ कॉपी करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्पेसिफिक अंडरग्राउंड सिस्टम के ऊपर लागू होती है, उनके बारे में भी अपन जिक्र करेंगे। तो इसके अंदर लिखिए प्रॉपर्टीज में, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, high insulation resistance. Next, high dielectric strength, high insulation resistance. High dielectric strength. Next, good mechanical properties. Good mechanical properties. Non-hygroscopic. Non-hygroscopic. Low thermal resistance. Non-hygroscopic. Low thermal resistance. Capable of being operated
कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, capable of being operated at high temperature, and last low power factor. बिल्कुल सही सुना है, लो पावर फैक्टर। अभी समझते हैं अपन कि ये क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया, किस बेसिस पर लिखा गया। देखो, एक केबल के अंदर जो इंसुलेशन है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखो भाई, इंसुलेशन है तो इंसुलेशन है तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए इंसुलेशन का, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पराविद्युत क्षमता हाई होनी चाहिए। केबल जमीन में पड़ी है, उसको कैसे भी मोड़ रहे हैं, उसको हवा में लटका रहे हैं, तो इंसुलेशन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टूटे ना। केबल में इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है और ये जमीन के अंदर मतलब जो है वो दबा दी जाती है, अंडरग्राउंड कर दी जाती है। तो इंसुलेशन जो है उसके अंदर केबल के कोर की वजह से हीट उत्पन्न होती है और वो हीट जल्दी से जल्दी बाहर की तरफ अगर नहीं फेंकेगा तो इंसुलेशन जल जाएगा। तो इंसुलेशन हीट को फटाफट से अपने ऊपर की स्थित परत को ट्रांसफर करे, इसके लिए केबल के इंसुलेशन का थर्मल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे धारा के रास्ते में प्रतिरोध रुकावट पैदा करता है, ठीक उसी प्रकार ऊष्मा के रास्ते में थर्मल रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है। अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये कम से कम प्रतिरोध प्रदान करेगा ऊष्मा को, तो ऊष्मा फटाफट से सरफेस की तरफ चली जाएगी। ये ऐसा होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, क्योंकि इसको जमीन के अंदर रहना है तो वहां पर केबल की कोर की वजह से इसमें काफी ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी, तो उस हीट को ये क्या कर सके, सहन कर सके। और लास्ट पॉइंट अपन ने लिखा है कि इसका पावर फैक्टर लो होना चाहिए। ये पॉइंट आप लोगों को कल की क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं। कल मैं एक डेरिवेशन करूंगा, हो सकता है कि वो आज ही आ जाए, मुझे नहीं लगता आज आ पाएगा वो। तो कल की क्लास में अपन एक डेरिवेशन देखेंगे, वहां पर आप लोगों को मैं प्रूव करके बताऊंगा कि केबल में लो पावर फैक्टर क्यों कहा जा रहा है। बाकी सारे पॉइंट तो आई होप आपको समझ में आ गए हैं, केवल ये लो पावर फैक्टर वाला पॉइंट है जो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। गुड इवनिंग सूर्या भाई, क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। इंसुलेशन के टाइप्स, बहुत तरीके के इंसुलेशन जो है वो केबल में यूज किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अपन रबर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, रबर की बात कर रहे हैं। रबर में क्या लिखा है, यूज फॉर लो वोल्टेज। पहला पॉइंट, रबर के अंदर थ्योरी लिखनी है। यूज फॉर लो वोल्टेज रबर में। दूसरा पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक। रबर कैसा होता है, हाइग्रो, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है वह पदार्थ जो नमी को अवशोषित करे, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वह पदार्थ जो नमी को अवशोषित ना करे। तो हमारे केबल में कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन है, ये वाला, ये इंडुलेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा आप लोग जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केबल के अंदर इंसुलेशन में अपन ने एग्जांपल में पहले लिखा रबर, रबर में पहला पॉइंट लिखा यूज फॉर लो वोल्टेज।
दूसरा लिखा हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो आर्द्रता, जो नमी को, आर्द्रता को अवशोषित कर ले, और हमारे केबल का इंसुलेशन ऐसा होना चाहिए जो आर्द्रता को अवशोषित ना करे। अगर अवशोषित करेगा तो उसकी पराविद्युत क्षमता यानी डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, वीक हो जाएगा। पर रबर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसका नेचर है ऐसा, क्या करें। रबर हो गया हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट, ब्रिटल इन नेचर आफ्टर गेटिंग ओल्ड। तीसरा पॉइंट बताएंगे जरूर, सूर्या भाई सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करें आप। ब्रिटल इन नेचर आफ्टर गेटिंग ओल्ड, अभी आप ध्यान से सुन करके लिखते जाएं, क्योंकि अगर आपकी कोई लाइन छूट गई तो ये सेशन लाइव ही रहता है। लाइव क्लास में आप पीछे जाके नहीं देख पाएंगे कि मैंने क्या बोला है, जहां से लाइव चल रहा है वहीं से कंटिन्यू चलेगा। तो कोई लाइन छूट गई तो फिर दिक्कत होगी। ईयरफोन लगाएं, मैंने आपको थ्योरी लिखने का कहा है, सारी थ्योरी आराम से लिखें, फिर मैं एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लिखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, 30 केवी पर mm। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे जी से। इंसुलेशन प्रतिरोध का ब्रिटल इन नेचर आफ्टर गेटिंग ओल्ड, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जी 30 केवी पर mm है। और रजिस्टिविटी, नेक्स्ट लिखिए, रजिस्टिविटी 10 की पावर 17 ओम सेंटीमीटर, 10 की पावर 17 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा पॉपुलर है इसलिए अपन थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं डेटा इसको। और एप्सिलॉन आर इसका होता है 2 से 3, है ना। नेक्स्ट, अगला है VIR, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, इसके अंदर लिखिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, सेकंड पॉइंट, हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता। तीसरा, इसमें जी का मान होता है 10 से 25, जी का मान कितना होगा, 10 से 25 केवी पर mm।
रो आई का मान इसके अंदर होगा 10 की घात 14 ओम सेंटीमीटर। टेम्परेचर इसके अंदर होगा 45 डिग्री सेल्सियस और एप्सिलॉन आर का मान इसके लिए होगा 2 से 3.5। 2 से 3.5। तीसरा, इम्प्रेग्नेटेड पेपर। अगला है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, संसेचित कागज। इम्प्रेग्नेटेड पेपर का मतलब क्या होता है? संसेचित कागज होता है। इसमें लिखिए, पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड इन, पेपर मतलब जो कागज जिस पे तुम लिख रहे हो वो वाला। पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड इन naphthalene and paraffin solution. Paper is impregnated in naphthalene and paraffin solution. नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 30 kV पर mm। रेजिस्टिविटी हो जाएगा 10 की घात 9। टेम्परेचर हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस एंड एप्सिलॉन आर हो जाएगा 3 से 6। ये चारों पॉइंट लिख दो। 10 की घात 17 बोला था शुभम, 7 नहीं 17। नेक्स्ट, चारों पॉइंट ये नेफ्थलीन पैराफिन ये इम्प्रेग्नेटेड पेपर के बाद में अगला अपन लिखेंगे पीवीसी। फुल फॉर्म होता है इसका पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड में लिखिए, it is a thermoplastic resin. It is a thermoplastic resin. Resin, thermoplastic resin। दूसरा पॉइंट, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तीसरा, स्ट्रॉन्ग lightweight and flexible। strong, lightweight and flexible। strong, lightweight and flexible। next,
यूज फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज, यूज फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज, लो एंड मीडियम वोल्टेज। अगला लिखो, वार्निश्ड कैम्ब्रिक, वार्निश्ड कैम्ब्रिक वार्निश्ड कैम्ब्रिक, इसमें लिखिए कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ impregnated in varnish, cotton cloth is impregnated in varnish। Next, famous name, फेमस नेम, फेमस नाम क्या होता है इनका, एम्पायर टेप, फेमस नेम क्या होता है इनका, एम्पायर टेप। ये सवाल आ जाता है कई बार। नेक्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक, वार्निश कैम्ब्रिक में है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। डीआरडीओ रिजल्ट आउट, क्या बात कर रहे हो, सीबीटी 1 का तुम में से कितने लोगों ने दिया था भाई? अब सब लोगों के अंदर हाय तौबा मचेगी। चित्रंजन यार लास्ट में बता देते ना क्लास के। अब आधे लोग तो जो है वो चिंता के अंदर क्लास छोड़ देंगे, भागेंगे पहले रिजल्ट देखने के लिए। आज टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाने वाला हूं मैं। ये थ्योरी तो अभी खत्म हो जाएगी आधे घंटे में, उसके बाद 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे डेरिवेशन है। तो चिंता के अंदर और देखेंगे नहीं डेरिवेशन, मूड और खराब हो जाएगा। देखो 2 जने तो चले भी गए रिजल्ट देखने के लिए। आराम से क्लास करो, है ना। रिजल्ट तो अब चेंज होगा नहीं, जो है बाद में देखना रिजल्ट, वही मैं कहने वाला था, है ना। रिजल्ट को तो बदल नहीं सकते, पर रिजल्ट देखने के बाद में तुम क्लास के अंदर अपना मूड नहीं बदल पाओगे। और क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अभी ये 15-20 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में डेरिवेशन है थोड़ा से। तो आज और कल 2 दिन केवल डेरिवेशन चलेंगे, पूरी मैथमेटिकल होने वाली ये चीजें, तो आप इसको ध्यान से समझने मतलब समझिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट, अगला लिखिए, नेक्स्ट, वल्केनाइज्ड बिटुमिन, वल्केनाइज्ड बिटुमिन। अच्छा एक काम करो, ये जो वार्निश कैम्ब्रिक लिखा है ना अभी तुमने, ये एम्पायर टेप वाला, इसमें ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी लिख लो, ये 4 kV/mm, ये वाली, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस वार्निश कैम्ब्रिक के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख लो 4 kV/mm, कम होती है काफी। और उसके बाद में ये वल्केनाइज्ड बिटुमिन अगला हेडिंग लगा लेना, वल्केनाइज्ड बिटुमिन।
वल्कनाइज्ड बिटुमेन में लिखें, वल्कनाइज्ड बिटुमेन में लिखें, इसे चूहे कुतर नहीं सकते, इसे चूहे कुतर नहीं सकते। हिंदी में लिख लो। मैं ये हर बैच में लाइन हिंदी में ही लिखाता हूं, मेरी फेवरेट लाइन है ये। इसे चूहे कुतर नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू फिल द, it is used to fill the FILL, it is used to fill the boxes of cable, it is used to fill the boxes of cable, used to fill the boxes of cable. Next, next, अगला 7 नंबर, घट्टा पर्चा, घट्टा घट्टा पर्चा, घट्टा पर्चा। घट्टा पर्चा में लिखिए, used in submarine cable, used in submarine cable, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, सबमरीन का मतलब होता है समुद्री केबल, सबमरीन केबल, है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, अच्छा सबमरीन केबल के साथ साथ में कम्युनिकेशन लाइन भी लिख लेना यार, कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन मतलब अंडरग्राउंड केबल के साथ साथ कम्युनिकेशन लाइन में भी इसको यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। और तीसरा पॉइंट लिखिए, बिकम्स ब्रिटल, बिकम्स ब्रिटल when contact with air, becomes brittle when contact with air, becomes brittle when contact with air। नेक्स्ट अगला, SBS, इसका पूरा नाम होता है एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस, SBS ये सुना होगा आप लोगों ने। राइटिंग में स्पेलिंग नहीं दिखाई देता, ज़्यादा थोड़ी क्वालिटी बढ़ाओ या फिर मैं अपनी साइज फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। उधर जो पिंक कलर से लिखे हैं वो तो आपको साइज नजर आ रही होगी, ये साइज थोड़ा छोटा हो गया है ना, तो मैं इसमें पेन की थिकनेस थोड़ी सी रिड्यूस कर देता हूँ और ताकि आपको ये नजर आ जाए। मेडअप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट, अब नजर आ जाएगा मेरे हिसाब से। मेडअप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट, मेडअप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट, एंड सेकेंड पॉइंट फायर प्रूफ, फायर प्रूफ, आग नहीं लगती इसमें कभी,
फिर एक है कॉटन एंड सिल्क, इसमें एक ही लाइन लिख लीजिए, यूज फॉर लो वोल्टेज। और 10 नंबर में लिख लीजिए इनेमल, INAMAL, इसमें लिख लीजिए लिक्विड इंसुलेशन, लिक्विड इंसुलेशन यूज फॉर हाई वोल्टेज, लिक्विड इंसुलेशन यूज फॉर हाई वोल्टेज। दैट्स इट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंसुलेशन ओवर होते हैं। कॉटन एंड सिल्क में यूज फॉर लो वोल्टेज, एंड इनेमल के अंदर लिक्विड इंसुलेशन यूज फॉर हाई वोल्टेज। देखो भाई, दो लोग जो गए थे वो वापस आए नहीं रिजल्ट देख के, है ना। पाप लगेगा चितरंजन, लो बोलते ही एक जना और चला गया, उससे भी रहा नहीं गया रिजल्ट देखने के लिए। आगे चलते हैं। यहां पर आपका इंसुलेशन में प्रॉपर्टीज हो गया, इंसुलेशन में टाइप्स हो गया। अब इंसुलेशन में क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इंसुलेशन में क्लासिफिकेशन। तो इंसुलेशन में जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में एक तरफ लिखना है आप लोगों को क्लास, एक तरफ आपको टेबल में लिखना है क्लास, और दूसरी तरफ आपको लिखना है टेम्परेचर। क्लास में नाम है YAEBFHC, YAEBFHC, ये हो गया। टेम्परेचर 90, 105, अरे अभी बहुत ज्यादा थिन हो गया है। 90, 105, 120, 130, 155, 180, ग्रेटर देन 180, सारे के सारे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर है। इसमें है डिग्री सेल्सियस के अंदर है।
हो गया भाई, आगे चलें। नेक्स्ट अगला लिखें, कंस्ट्रक्शन में ए हो गया, बी हो गया, अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में सी पॉइंट की। दैट इज मेटल शीट। अब बस दो दो पॉइंट लिखने हैं, इंसुलेशन ही बड़ा था, अब तो सिर्फ दो दो पॉइंट लिखने हैं। मेटल शीट में लिखिए, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही? मेटल शीट में लिखिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये प्रैक्टिस से याद रहेगा, जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा, है ना। चलिए लिखिए, मेटल शीट में लिखिए, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द insulation from moisture and acid base reaction, moisture and acid base reaction। नेक्स्ट आगे लिखें, सेकंड पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ lead comma, it is made up of lead comma lead aluminum alloy, lead मतलब पीबी, lead comma शुभम, आपके इस लेखन का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को अलग अलग प्रकार के शब्दों से परिचित करवाने के लिए, पर कमेंट सेक्शन में अवसाद वाली बातें लिख करके और सभी को डिमोटिवेट ना करें, मोटिवेशन की बातें लिख करके सभी को मोटिवेट करें, है ना। बैडिंग में लिखिए आगे, नेक्स्ट बैडिंग, बैडिंग में लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ, पहले ऐसे लिख लो, इट इज यूज टू, पहले काम लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। बैडिंग में लिखिए, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द, it is used to protect the metal sheath, it is used to protect the metal sheath from corrosion, used to protect the metal sheath from corrosion।
and metal sheath from corrosion and damage from armoring. Metal sheath from corrosion and damage from armoring. Damage from armoring. Damage from armoring. Second point, it is made up of jute or Hessian cloth. It is made up of jute or Hessian cloth. Made up of jute or Hessian cloth. Jute or Hessian cloth. नेक्स्ट लिखिए आर्मरिंग. इसमें लिखिए इट इज यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू केबल. It is used to provide मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू केबल. केबल को मजबूत बनाने के लिए काम में लेते हैं. यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू केबल. मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू केबल. एंड सेकेंड पॉइंट, armoring is done by armoring is done by armoring is done by mounting MOUNTING. Armoring is done by mounting one or more layers of one or more layers of steel tape. One or more layers of steel tape. One or more layers of steel tape surrounding the insulator. Surrounding the insulator. अरे सराउंडिंग द इंसुलेटर नहीं, सराउंडिंग द बेडिंग. मैं गलत बोले जा रहा हूं जानबूझ करके कि तुम में से कितने लोग सुन करके लिख रहे हो ढंग से. 1 or 2 लेयर ऑफ स्टील टेप सराउंडिंग द बेडिंग. भाई इसके ऊपर कर रहे हैं ना इसको, तो सराउंडिंग द बेडिंग होना चाहिए. तो वो इंसुलेशन काट करके लिखो सराउंडिंग द बेडिंग. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सर्विंग. सर्विंग में लिखें इट इज यूज टू प्रोटेक्ट armoring from environmental effects. It is used to protect armoring from environmental effects. और सेकेंड पॉइंट लिखना है सेम एज बेडिंग. सेम एज बेडिंग. सेम एज बेडिंग.
सेम एज बेडिंग। हो गया? अब देखो समझते हैं। यहां पर अपन को इस डायग्राम से दो चीजें हमेशा पूछी जाएंगी। पहला, आपने किस मटेरियल का यूज किया है कंपोनेंट, और दूसरा उसका काम क्या है। कोर की बात करें, कोर का काम क्या है? पावर ट्रांसफर करना। किसका बनाया? कॉपर का या एल्यूमिनियम का या इनके अलॉय का बनाया जा सकता है, एल्यूमिनियम के। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन को अपन ने डिटेल में लिखा। इंसुलेशन किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं? वोल्टेज के अकॉर्डिंग। किसके बीच? दो कंडक्टर्स के बीच। प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो पहले से हम जानते थे कि इंसुलेशन है तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। अब अंडरग्राउंड केबल है तो इसके लिए खास बातें क्या है? वो हाई टेम्परेचर सहन करने योग्य होना चाहिए, उसका थर्मल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और वो उसका पावर फैक्टर जो है वो लो होना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करे, ये होना चाहिए। तो उसको जहां यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। टाइप्स में जितने भी नाम लिखाए हैं, इन सब के अंदर जो भी पॉइंट लिखाए हैं, मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सिर्फ वही लिखा है। लिखाने को तो रबर पर पूरा लेख लिखा जा सकता है, पर जो सवाल इंपॉर्टेंट बनता है या जो सवाल पूछा जा सकता है, केवल उसी को कवर करते हुए यहाँ पर शॉर्ट के अंदर आपको हर चीज लिखाई गई। जैसे सवाल पूछ लिया कि वार्निश कैम्ब्रिक जो है ये किसका फेमस नेम क्या है, तो इसको एम्पायर टेप कहता है। आपसे पूछ लिया वल्कनाइज कौन सा ऐसा इंसुलेशन है जिसे चूहे नहीं काट सकते, वल्कनाइज बिटुमिन है। सबमरीन केबल में क्या यूज किया जाता है? गट्टा पर्चा किया जाता है। कौन सा इंसुलेशन फायर प्रूफ होता है? SBS फायर प्रूफ होता है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर में पेपर को किस में डुबोते हैं? नेफ्थलीन और पैराफिन के सॉल्यूशन में डुबोते हैं। PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। VIR का फुल फॉर्म क्या है? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होता है। ये रबर के सल्फरीकरण से प्राप्त होता है। रबर जो है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है? 30 kV पर mm है। तो इस प्रकार से आपको वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट बात करें, इंसुलेशन में ही क्लासिफिकेशन लिखा है, यहां से सवाल दो तरीके से बनेगा। पहला सवाल आपसे कहा जाएगा कि ए टाइप इंसुलेशन कितने टेम्परेचर के लिए काम में आता है, तो आपको टेम्परेचर याद होना चाहिए। दूसरा सवाल आपसे कहा जाएगा कि 155 डिग्री सेल्सियस तक मुझे इंसुलेशन को सहन करना है टेम्परेचर, तो बताइए कौन सा इंसुलेशन यूज करेंगे। तो 155 तक F भी आएगा, H भी आएगा और C भी आएगा। ये तीनों 155 को सहन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में A, B, C और फिर D ये दे देगा, तो F आंसर हो जाएगा। कह दिया कि बताओ 130 डिग्री तक कौन सा यूज करेंगे, तो A, B, C, D ये चार ऑप्शन दे दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? B, क्लास B आंसर आ जाएगा। तो आपसे दोनों तरफ से सवाल आ सकते हैं। आपको टेम्परेचर दे करके नाम पूछा जा सकता है, और आपको नाम दे करके टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। इंसुलेशन की बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद किसकी बात आती है? फिर उसके बाद बात आती है मेटल के शीट की। इंसुलेशन के ऊपर हम क्या लगाते हैं? मेटल का शीट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर ले, एसिड बेस से रिएक्शन ना कर ले, तो इंसुलेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊपर मेटल का शीट चढ़ा दिया। अब ये किसका बनाया मेटल का शीट? तो ये लेड का बनेगा या फिर एल्यूमिनियम का बन सकता है, सॉरी लेड का बनेगा, या लेड और एल्यूमिनियम के मिक्सचर का भी इसको बनाया जा सकता है। फिर मेटल शीट चूंकि मेटल की है और मेटल पे जंग लग सकता है, तो उसको जंग लगने से बचाने के लिए फिर ऊपर क्या किया? बेडिंग किया। तो बेडिंग जंग लगने से बचाएगा। दूसरा काम क्या है इसका? देखो बेडिंग जो है, मेटल शीट भी मेटल का है और आर्मरिंग भी किसका है? मेटल का है। तो दो मेटल के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, तो ये जो बेडिंग है ना, दोनों के बीच में तकिए का काम करेगा ताकि दोनों एक दूसरे से घर्षण ना करे। तो बेडिंग जो है वो मेटल शीट को आर्मरिंग से भी सुरक्षा देता है और वातावरणीय प्रभावों से भी सुरक्षा देता है। बेडिंग बनाया किसका? जूट का बनाया या फिर हेसियन क्लोथ का बनाया, दो एग्जांपल इसके हैं। फिर इसके बाद बेडिंग के ऊपर अपन ने आर्मरिंग क्यों किया? हमने कहा कि भाई केबल को मजबूत भी तो बनाना है। आपने केबल के अंदर सुरक्षा प्रदान कर दी इंसुलेशन को, मेटल के शीट को, पर केबल स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? इसको रफ एंड टफ यूज कैसे लिया जाएगा? तो फिर उसके लिए अपन ने 2-3 परत उसके ऊपर स्टील के टेप की चारों ओर लपेट करके बना दी। तो आर्मरिंग जो है वो यांत्रिक रूप से केबल को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, और इसके लिए स्टील की 3-4 लेयर उसके ऊपर लगा दी जाती है। और लास्ट, चूंकि आर्मरिंग मेटल का है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे ऊपर एक सर्विंग की लेयर लगा दी जाती है जो आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करती है, और ये बेडिंग के जैसा ही होता है। बात खत्म हो गई। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपके ओवर होता है। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जाएगा।
अब अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में या उस टॉपिक के लिए डिस्कशन करते हैं। पहला अपन ने क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। केबल का क्लासिफिकेशन। केबल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके का होता है। इसमें पहला लिख लेते हैं अपन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो केबल होती है 5 तरीके की होती है बाबा। कितने? 5 तरीके की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला है नाम लो टेंशन, दूसरा है हाई टेंशन, तीसरा है सुपर टेंशन, चौथा है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, पांचवा है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। पहला वाला काम में आता है, क्या हो गया, 1 केवी से कम के लिए। दूसरा आ जाएगा 1 से 11 केवी के लिए। तीसरा आ जाएगा 11 से 33 के लिए। फिर आ जाएगा 33 से 66 के लिए। और फिर आ जाएगा 66 केवी से ज्यादा के लिए। एक से कम, 1 से 11, 11 से 33, 33 से 66, 66 से ज्यादा। ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन होगा नहीं बाबा, वैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। ये 4 नाम तो फिक्स हैं। अगर 66 केवी के लिए पूछे तो ये 4 नाम मिले वो तो सही नहीं है, इसके अलावा जो भी नाम मिले उसको सही कर देना, खत्म बात। दूसरा लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन
आजकल दादा सवाल आने लगे हैं इमेज बेस्ड। आपसे फोटो दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ ये क्या है। पिछले 2 साल से मैंने जो पेपर ऑब्जर्व किए हैं, इसीलिए इस क्लास को मैं जितना ज्यादा हो सके इमेज बेस्ड बना करके आप लोगों के सामने रखूंगा। प्रैक्टिकल चीजों को मैं रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा। उसका एक वजह ये भी है कि आजकल डायरेक्ट जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। इमेज दिखाता है, कहता है बताओ ये क्या है ना। तो इसके लिए भी जरूरी है समझना। ये याद रखना है भाई, पूछ ले। अच्छा ये मत सोचना कि 11 के लिए हाई आएगा या फिर सुपर आएगा। 1 से 11 मतलब 11 से नीचे नीचे, 11 से फिर 33, 33 के नीचे नीचे, 33 से फिर 66, 66 के नीचे नीचे, क्योंकि 66 के ऊपर फिर ये आ जाएगा, है ना। तो अब 1 से मैं 32 लिख दूंगा इसको, मतलब 11 से मैं 32 लिख दूंगा, तो 32 के भी तो है ही नहीं। या तो 11 या 22 है, 22 के बाद 33 है ना। तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर ऐसे लिखा है। तो आप ये मत सोचना 11 से 33 है तो ये तो 33 दोनों में है, तो 33 के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं। ये 1 से कम, 1 से 11 तो मतलब 11 से कम तक, 11 से 33 मतलब 11 तो करेंगे, 33 से कम कम, 33 से 66 मतलब 33 तो करेंगे, पर 66 से कम कम, या 66 तक कर लें फॉर एग्जाम्पल इसके लिए, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 66 लिखा है, तो 66 तक ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो पहली होती है उसका नाम है बेल्टेड केबल। लेस देन इक्वल्स टू 11 केवी, 11 केवी तक बेल्टेड केबल का प्रयोग किया जाता है। कहा है कंडक्टिंग बेल्ट, ये रहा, बेल्ट लिखा है, बेल्टेड केबल हो गया, बेल्टेड केबल। इधर आओ मियाँ, कहाँ जा रहे हो चचा, इधर चलो। अरे त्योहार को का अलग से कहना पड़ी। चलिए बैठे कोने में। हाँ, ये हो गया बेल्टेड केबल का चित्र। इस बेल्टेड केबल के अंदर यहां पर देखो कंडक्टिंग बेल्ट लिखा है। इस बेल्ट शब्द से पहचानेंगे कि ये बेल्टेड केबल है। और आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, क्या बेल्टेड केबल में इंसुलेशन कौन सा यूज कराया जाता है। बेल्टेड केबल में इंसुलेशन, बेल्टेड केबल में इंसुलेशन कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इस डायग्राम में देखो कौन सा लिखा है, बताओ मुझे। नाम दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे, बेल्टेड केबल में कौन सा इंसुलेशन यूज होता है, बताओ। सभी कमेंट करो भाई, जो लोग लाइव हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, थोड़ा अंगुलियां चलाओ ताकि नींद उड़े तुम्हारी। शाबाश, पेपर इंसुलेशन यूज किया जाता है, ये सवाल आ जाता है भाई। एक जने ने कहा है कि सर एक बार यूपीपीसीएल ने 33 के भी सही माना है, गलत ही माना है। वो 33 के भी सही नहीं होगा, 11 तक यूज करते हैं। दूसरी होती है स्क्रीन्ड, SCREENED, स्क्रीन्ड केबल। ये यूज होती है 22 से 66 केवी तक। अब इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एच टाइप। एच टाइप को पेश किया जाए, कहां गया, ये तो ऑयल है, गैस है, लेड कवरिंग, ये SL है, तो ये एच टाइप है, ये रही एच टाइप।
एच टाइप। और दूसरा होता है एसएल टाइप। ये एसएल टाइप का इमेज है। एसएल टाइप का है। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं होगा भाई, क्योंकि तुम्हें पीडीएफ दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट काहे ले रहे हो? पीडीएफ मिलेगी, देख के लिख लियो। और तीसरा होता है प्रेशर केबल। प्रेशर केबल यूज होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 66 केवी के लिए। एक्सक्यूज मी, ग्रेटर देन 66 केवी के लिए, 66 केवी के ज्यादा, 66 केवी से ज्यादा के लिए प्रेशर केबल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर दो तरीके की होती है फिर से। एक होता है ऑयल प्रेशर। ये देखो, ये रहा ऑयल प्रेशर। ऑयल के डक्ट्स बने हुए हैं, या ये ऑयल के चैनल बने हुए। इन इन चैनल्स के अंदर ऑयल बहता रहता है, या इन डक्ट्स के अंदर ऑयल बहता रहता है, जो इसको जो है इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कूलिंग का काम भी करता है। और दूसरा वाला होता है गैस प्रेशर। जिस केबल में गैस का यूज किया जाता है, ये गैस प्रेशर हो गई। ये गैस प्रेशर हो गया। आगे बात समझ, ऑयल प्रेशर और गैस प्रेशर। तो आप लोगों को नाम से वोल्टेज तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ इमेज देकर के भी पूछा जा सकता है। मोहित महावर, हेलो सर, गुड इवनिंग। मोहित, आज आपका पहली बार कमेंट आया है क्या? आपने अभी अभी मतलब इन्हीं कुछ दिनों के अंदर पावर सिस्टम लिया है क्या? देयर इज ए चेंज। ये वाली जो केबल है वो एच टाइप की है। ये वाली केबल जो है वो बेल्टेड केबल है। हाँ, ये पेपर बेल्ट लिखा है ना, तो पेपर इंसुलेशन यूज होता है, और इस केबल में भी पेपर इंसुलेशन ही यूज होता है। एच टाइप वाली में भी पेपर इंसुलेशन ही यूज होता है। ये लिखा है ना पेपर बेल्ट, वो इसीलिए बेल्टेड केबल इसका नाम पड़ा है ना। और यहां पर इंसुलेशन के तौर पे पेपर का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको जो है वो पेपर बेल्ट लिखा गया है। ये वाली जो है वो एच टाइप की है। और इसके अंदर एसएल का मतलब होता है सेपरेट लिड। सेपरेट लिड का मतलब होता है कि हर कोर की अलग शीट है। देखो इस इमेज के अंदर हर कोर के ऊपर एक शीट है, हर कोर के ऊपर एक शीट है। अगर आपको इस इमेज को मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो, तो यहां पर ये कोर है, इसके ऊपर शीट है, ये कोर है, ये शीट है, ये कोर है, ये शीट है। तो हर कोर की व्यक्तिगत शीट है, और फिर एक ओवरऑल शीट भी है। इसीलिए इसको एसएल टाइप कहते हैं, सेपरेट लेड शीट, मतलब कि हर कोर की अलग अलग शीट होती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसको एसएल टाइप कहा जाता है। चलिए, यहां पर आपका okay, you have purchased earlier but you have started later on due to certain reasons. uh, I accept your
reason for not attending the classes live. And if you are saying hello, then it is hello from my side. Hello, Mohit. I hope you're doing well and you will do well in examination also. That's what I wish. Clear? चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। बाबा। क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन बहुत ही भयंकर टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ज्यादा भयंकर टॉपिक, अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्पेसिफिकेशन ऑफ केबल। स्पेसिफिकेशन ऑफ केबल। यहां मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं। आप उस डायग्राम को मेरे साथ साथ जो है वो कॉपी कर लें। ठीक? हाँ, एक HSL भी होता है, आई नो। SL होता है, एक H होता है, एक SL होता है और एक C टाइप भी होता है। इसके अंदर HSL भी होता है। तो ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो यू कैन इग्नोर इट। एक चित्र बना रहा हूं। चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी आज की और कल की क्लास इसी चित्र पर आधारित होगी। अब तुम देख लो कि ये चित्र तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है?
डायग्राम कॉपी होते ही थम्स अप करना।
ऑफ था क्या? अरे शिट 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 शिट। अरे तो फोन काहे नहीं करते हो तुम लोग? कुछ क्या करो, कॉल मत करना। क्यों नहीं करना कॉल? पागल लोगों। मैं बोले जा रहा था, मैंने क्या माइक ऑफ किया था जब तुम लोग कॉपी कर रहे थे, पानी पी रहा था उस समय, और फिर मैं माइक ऑन करना भूल गया। बोलते ही लंका लग गई। पिछले 4 मिनट से आवाज नहीं आ रही और मैं बोले जा रहा हूं। अब तुम्हारे लिखने से मैं कोई देख पाऊंगा क्या? एक बार इधर देखिए, सेंसलेस कमेंट है। यू कुड हैव कॉल मी, कॉल काहे नहीं किए हो? फोन करते तुरंत घंटी बजते हम देख लेते, अरे फोन आ रहा है, इसका मतलब कहीं माइक तो ऑफ नहीं है। तो मैं रुकूंगा कैसे? मैं तो देखूंगा कि स्क्रीन की तरफ तब ना। स्क्रीन होती है मेरे इस तरफ, इधर, और मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं तो मुझे देखना होता है इस तरफ। तो स्क्रीन प्रैक्टिकली मेरे पीठ पीछे है। अब पीठ के ऊपर मेरे गर्दन में तो कोई दो आंखें पीछे लगी हुई है नहीं। रुक ही नहीं रहे, मतलब मैं तो क्यों रुकूंगा? समझाना शुरू करूंगा तो मैं रुकूंगा क्यों? रायता कर दिया तुमने, 4 मिनट बोला लगातार मैं उसका। अब सुनो वापस ध्यान से। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। मैंने ये कहा है कि ये केबल की कोर है मेटल की, और मेटल की शीट भी मेटल की। दोनों के बीच क्या है? इंसुलेशन। तो दो मेटल के बीच में अगर इंसुलेशन भरोगे तो वो कैपेसिटर का नाम, कैपेसिटर का जो है वो रूप ले लेगा। ये अपन ने इंसुलेशन में पढ़ा है बहुत डिटेल में। मैंने इंसुलेशन में कैपेसिटेंस भी बताया है, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज भी बताई है, हर एक चीज मैंने डिटेल में जब ओवरहेड लाइन में इंसुलेशन किया था तब पढ़ाया था। तो सेम वही कैपेसिटेंस यहां पर भी है। ये कंडक्टर, ये कोर है, और ये क्या है? शीट है। दोनों मेटल के हैं, बीच में इंसुलेशन है, कैपेसिटेंस पड़ी है। अब कोर पर वोल्टेज कितना है? V। ये देखो कोर पर वोल्टेज कितना है? V है। शीट पर कितना है? ग्राउंड करते हैं, 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैपेसिटर की करंट बहेगी IC बराबर V ओमेगा C। 1-2 लाख बार तो हो चुका है, 2-3 लाख बार ये और आएगा फॉर्मूला, हाथ पे गुदवा लेना इधर, IC बराबर V ओमेगा C। फिर हमने कहा कि अरे एक काम देखो, ये जो कोर है ये मेटल की है, और ये शीट भी मेटल की है, बीच में इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस भी तो होगा, बिल्कुल होगा। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होगा, और यहां पर कोर पर वोल्टेज V है, यहां 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां एक लीकेज करंट भी होगा। लीकेज करंट का मान कितना होगा? V वोल्टेज अप्लाई किया है, I R क्या है इसका? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस अनंत तो होगा नहीं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कोई ना कोई वैल्यू होगा। वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है, लीकेज करंट भी होगा। यानी केबल के इंसुलेशन में दो चीजें होती हैं, एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है और दूसरा केबल का कैपेसिटेंस होता है। हम केबल का कैपेसिटेंस बोलेंगे, इंसुलेशन का कैपेसिटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक। और रेजिस्टेंस अपन इंसुलेशन का बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कोर में भी होता है। तो अपन यहां पर दो वर्ड यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पहला और केबल का कैपेसिटेंस दूसरा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस में करंट लीकेज करंट, कैपेसिटेंस में करंट चार्जिंग करंट, ये दो चीजें हैं। हम इन दोनों को फाइंड करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे पहला, और दूसरा कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। सर ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये बताओ। स्पेसिफिकेशन ऑफ केबल देखो, ओवरहेड में मैंने मैकेनिकल डिजाइन पूरा पढ़ा दिया, अंडरग्राउंड का मैकेनिकल डिजाइन हमने अभी अभी खत्म किया है। हमने जब ट्रांसमिशन की शुरुआत करी थी, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं और सारे वीडियोस देखें, उनको ये पता होगा कि अपन हर टॉपिक को एक सीक्वेंस के अंदर समझते हैं, और हर टॉपिक का पिछले टॉपिक से लिंक भी निकालते हैं। अंडरग्राउंड क्यों शुरू किया वो भी मैंने बताया था। अब अंडरग्राउंड के अंदर मैकेनिकल डिजाइन खत्म हो गया, ओवरहेड का मैकेनिकल डिजाइन हो गया, अंडरग्राउंड को हो गया। अब मैकेनिकल डिजाइन के बाद क्या बचा? इलेक्ट्रिकल डिजाइन। तो अंडरग्राउंड में है ऑलरेडी, तो पहले अंडरग्राउंड का इलेक्ट्रिकल डिजाइन निपटा देते हैं, फिर ओवरहेड में चल करके ओवरहेड का इलेक्ट्रिकल डिजाइन अपन खत्म करेंगे, जिसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला पैरामीटर और फिर परफॉर्मेंस, ठीक। तो केबल के अंदर इलेक्ट्रिकल डिजाइन में दो चीजें सामने नजर आ रही हैं, एक तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड करना है और एक कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने हेडिंग क्या लगाया है? सबसे पहले हेडिंग लगाया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का।
आर क्या है, आर कोर का रेडियस है, कैपिटल आर क्या है, शीथ का रेडियस है। ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, एल केबल की लंबाई है, ये समझ लिया, ये हो गया। ये क्या है, एक्स और डीएक्स। अब कैलकुलेट करना है ना क्या, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो उसके लिए मैंने यहां पर ये कुछ माना है, ये अभी मैं थ्योरी में लिखाऊंगा तब समझ में आएगा। अब चूंकि अपन डेरिवेशन करने वाले हैं तो अपन को अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। मानना पड़ेगा आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रो आई क्या है, एल क्या है, ये लिखो। लिखिए स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कोर, डायग्राम बना लिया, हेडिंग लगाओ और लिखो स्मॉल आर रेडियस ऑफ द कोर, रेडियस ऑफ द कोर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द शीथ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द शीथ, रेडियस ऑफ द शीथ, रो आई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रो आई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और एल लेंथ ऑफ केबल, एल लेंथ ऑफ केबल। रो आई बोला ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ तो वही तो बोला मैंने, रेजिस्टिविटी बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। इंसुलेशन बोल दिया था क्या, मैं यही चेक कर रहा था कि कौन ध्यान से सुन रहा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ना रो आई, तो रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। अजम्पशन का सुपड़ा खत्म हुआ। अब यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखो, जो मैं बोल रहा हूं अजम्पशन हो गए, उसके एक लाइन छोड़ करके अगले लाइन से लिखो, assuming a insulation of thickness, assuming a insulation of thickness dx at a distance x, assuming a thickness of insulation dx, assuming a insulation of thickness dx at a distance x from the center, at a distance x from the center, the insulation resistance is given by the insulation resistance is given by, देखो ध्यान से देखना, एक स्टेप है, सिर्फ एक स्टेप जो समझना है, उसके बाद पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर गणित बचेगी इस टॉपिक के लिए। सिर्फ एक स्टेप सीखना है, बाकी केवल गणित है। वो स्टेप क्या है, ध्यान से देखना, लिखना बंद कर दो, जहां हो वहीं सब कुछ छोड़ करके बोर्ड की तरफ देख लो। हाँ हाँ छोड़ दो भाई, बाद में लिख लेना। देखो यहां पे तुम्ही से कह रहा हूं भाई, देख लो। हाँ देखो, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, नहीं तुम बताओ होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, वहां कमरे में बैठे बैठे बोलो होता है, हाँ ऐसे बोलो, घर वालों को लगना चाहिए कि अरे वाह क्या लाइव क्लास चल रही है, क्लास में इतने मगन है बच्चे कि यहां बैठे बैठे बोल रहे हैं जैसे सर को सुनाई दे देगा।
तो बोलो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है? यस, बोलो यस, यस होता है। अब मैं निकाल रहा हूं इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन का निकाल रहा हूं, तो ये जो रो एल बटा ए लिखा है, इसमें रो की जगह रो आई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन की विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस की बात हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी इंसुलेशन का लेंगे, रेजिस्टेंस इंसुलेशन का है तो आर आई लेंगे। अब देखो कितनी मोटाई मानी है आपने, लंबाई कितनी, इंसुलेशन की लंबाई कितनी, डी एक्स मोटाई है। कितनी है? डी एक्स मोटाई है। तो लंबाई की जगह कितना आ गया? लंबाई की जगह आ गया डी एक्स। लंबाई की जगह कितना आ गया? डी एक्स। डीएक्स मोटाई का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? डीआर होगा। रेजिस्टिविटी रो आई, मोटाई डीएक्स, तो रेजिस्टेंस भी इतने का क्या होगा? डीआर होगा। बात करें एरिया की, एक केबल का क्षेत्रफल कैसा होता है? तो एक केबल कैसा आकार होता है? केबल एक बेलनाकार आकार होता है। तो केबल एक बेलनाकार आकार होगा, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एल होता है। अब यहां पर मैं r की बात करूं तो यहां पर r नहीं आएगा, यहां x आएगा। क्यों? क्योंकि इस की दूरी कितनी है? सेंटर से x दूरी है, x दूरी पर यह स्थित है। dx मोटाई केंद्र से x दूरी पर है, इसलिए यहां पर 2 पाई एक्सएल लिखा जाएगा। ये पहला स्टेप खत्म हो गया यहां पे, बस इतना ही है। फिर से बता देता हूं, रेजिस्टेंस इंसुलेशन का रो एल, रो आई, लंबाई dx है तो रेजिस्टेंस dr होगा, और एरिया 2 पाई आर एल होता है केबल के लिए, और यहां पर सेंटर से डिस्टेंस x ले रखी है, इसलिए एरिया 2 पाई एक्सएल लिखा जाएगा। क्लियर है? तो थम्स अप करो फटाफट से। अब केवल गणित बचा है। बहुत सिंपल स्टेप है। मैंने कहा है कि केवल और केवल डेरिवेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा टफ है। चीजें बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे तो एक ही बार में समझ जाओगे, ये तात्पर्य है मेरा। अब देखो ये रेजिस्टेंस किसका है? सर ये रेजिस्टेंस डीएक्स मोटाई का है। क्या तुम्हें डीएक्स का चाहिए? नहीं, हमें तो सर कोर से शीट तक का कंप्लीट इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपने डीएक्स मोटाई का निकाला है और कंप्लीट चाहिए, तो कंप्लीट निकालने के लिए दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से अपन ने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, इंटीग्रेट कर दो। हैं, इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक? स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। किसको? डी आर आई को। इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन स्मॉल आर से कैपिटल आर, क्या रहेगा यहां पे? रो आई डी एक्स बटा 2 पाई एक्सएल। कांस्टेंट टर्म को बाहर पटको, ये तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया रो आई बराबर स्मॉल आर से कैपिटल आर। अरे कांस्टेंट टर्म बाहर पटको ना, रो आई कांस्टेंट है और 2 पाई एल कांस्टेंट है। ध्यान से देखना, रो आई कांस्टेंट है और 2 पाई एल कांस्टेंट है। अंदर बचा स्मॉल आर से कैपिटल आर 1 अपॉन एक्स डॉट डीएक्स। देखो मुन्ना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर आई बराबर, यहां ध्यान से देखना, ये अभी मैं डिटेल में लिख रहा हूं, थोड़ी देर बाद में यही स्टेप दोबारा आएंगे, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, लिमिट लगेगी स्मॉल आर से कैपिटल आर। ये एल एन क्या होता है? एल एन लॉग ई बेस होता है। लॉग नहीं लिखना है, क्योंकि लॉग जो लिखते हैं वो log 10 बेस होता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? log ई बेस की। जब आप समाकलन लेते हैं तो log ई बेस मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है, इसमें बाद में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ln x मिल गया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, लिमिट लगा दी। अब क्या करना है? लिमिट को ओपन करना है, लिमिट को ओपन कर दीजिए। आर आई बराबर रो आई अपॉन 2 पाई एल एन कैपिटल आर माइनस एल एन
स्मॉल आर, एल एन कैपिटल आर माइनस एल एन स्मॉल आर, ये डिफरेंस ले लीजिए। यहां से आर आई का मान अगर मैं बात करूं तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा है, अब लॉग एम माइनस लॉग एन नजर आ रहा है, तो ये लॉग एम माइनस एन कितना होता है, लॉग एम माइनस एन होता है लॉग एम अपॉन एन। ये आपके पास में फाइनल सूत्र आ गया सबसे भयंकर, ये केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन। क्या है ये कंक्लूजन, क्या कह रहा है ये कंक्लूजन, ये कह रहा है कि केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि केबल की लंबाई बढ़ाओगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब कि लंबाई के मान में वृद्धि करने पर इंसुलेशन के मान में कमी आएगी, लंबाई के मान में वृद्धि करने पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मान में कमी आएगी। तो अब आप एक बात सोचो, केबल का प्रयोग अगर आप ज्यादा लंबी दूरी के लिए करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 किलोमीटर के लिए किया, तो लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसका इंसुलेशन का प्रतिरोध कम होगा, इंसुलेशन का प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोध के कम होने से उसमें बहने वाली लीकेज धारा के मान में वृद्धि होगी, और लीकेज धारा अगर बढ़ेगी तो तुम ये सोचो रे, तुम्हारे इंसुलेशन में से करंट ज्यादा बह रही है, तो इससे खराब बात क्या होगी, इंसुलेशन में तो हम ये चाहते हैं कि करंट फ्लो ही ना करे, और तुम्हारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस के कम होने से करंट का मान बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब वो मृत्यु के निकट जा रहा है और इंसुलेशन जल जाएगा। इसका मतलब केबल का प्रयोग केवल छोटी दूरी के ट्रांसमिशन तो शब्द यूज मत करो, केबल का प्रयोग केवल छोटी दूरी के लिए पावर जो है भेजने के लिए किया जाएगा, लंबी दूरी के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सर अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 किलोमीटर यूज फॉर 15 से 20 किलोमीटर। अब सर ये बात पच नहीं रही सर, क्या नहीं पच रही सर, रेजिस्टेंस के मान में तो लंबाई के बढ़ने पर वृद्धि होती है, यहां लंबाई के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम कैसे हो रहा है। देख भाई बात इसलिए नहीं पच रही क्योंकि तुम लोग जो पढ़ते हो बचपन से वो चालक के प्रतिरोध की बात पढ़ते हो, चालक का प्रतिरोध आज भी लंबाई के बढ़ने पर बढ़ेगा। तुमने चालक का प्रतिरोध पढ़ा है क्या, नहीं, तुमने पढ़ा है इंसुलेशन का प्रतिरोध, दोनों अलग अलग चीजें, चालक को इंसुलेशन में मत घुसेड़ो, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों का अलग अलग मोल है, इसलिए मिक्स मत करो। आप जो लंबाई के साथ में प्रतिरोध की वृद्धि बताते हैं वो चालक की है, ये लंबाई के साथ प्रतिरोध में कमी बताता है ये इंसुलेशन की है। और यहां पर ये पॉइंट में 3 तारे लगा रहा हूं, यहां से न्यूमेरिकल आता है भर भर के न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में, यस और नो, क्लियर है सबको कि नहीं, अरे बोलो रे, इज इट क्लियर और नॉट। डन, कॉपी कर लो इसको।
चलिए डन हो गया है, तो अगला हेडिंग लगाते हैं। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस था, अब अपन बी हेडिंग लगाते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ केबल, कैपेसिटेंस ऑफ केबल। इसमें देखो अपन क्या लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल C इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन ln कैपिटल R बाई स्मॉल r फेरेड पर मीटर। ये सिंगल कोर केबल के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब तुम कहोगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो देखो बात ऐसी है कि इसका डेरिवेशन कल की क्लास के अंदर एक टॉपिक आएगा, वहां मैं कराऊंगा। तो ये डेरिवेशन चूंकि कल एक डेरिवेशन में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं। दूसरी बात, ये फॉर्मूला जो तुम अंडरग्राउंड केबल में कैपेसिटेंस का लिख रहे हो, सेम फॉर्मूला ओवरहेड में भी लागू होता है। इसलिए ओवरहेड में भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, क्या करूं? प्री में तो कैलकुलेशन आएगी नहीं, आपको याद रखना है रिजल्ट। इस पिछले पेज में जो भी मैंने समझाया है, इसमें से सवाल सिर्फ यहां से आएगा, बाकी कुछ भी आएगा नहीं, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल कितना होता है? इतना होता है सर। कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, इसकी डेरिवेशन कल आएगी, इसलिए मैं आज इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। और वैसे भी डेरिवेशन तो तुम लोगों से पूछेगा नहीं। कैपेसिटेंस का डेरिवेशन प्री में भी नहीं आता है, मेंस में। प्री में तो आता नहीं है, किसी भी पेपर में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं ऑब्जेक्टिव में। और मेंस के अंदर जो है वो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन नहीं आता है एसएससी के अंदर। अपन ने जो कल की क्लास में डेरिवेशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो मेंस में आता भी है। तो ये तो सिंगल कोर केबल की बात हुई। सिंगल कोर केबल का मतलब एक कोर है और ये ऊपर शीट है, इसकी बात हुई है। अब केबल तो मल्टी कोर भी होती है। अब क्या करेंगे, थ्री कोर केबल का कैपेसिटेंस भी तो होता है। तो थ्री कोर केबल में कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा और किस किस के बीच में निकलेगा और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए अपन हेडिंग लगा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल। कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल। थ्री कोर केबल का कैपेसिटेंस कितना होता है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्री कोर केबल का पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखना। वी विल टेक व्हाइट। अपन लेते हैं तीन कोर, एक कोर, दूसरी कोर, तीसरी कोर। लगभग सेम ही है, उठाओ कोर को। चलिए, ये तीन कोर हैं, ठीक है। ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। अब ध्यान से देखना, गौर से देखिए इस चित्र को। ये कोर है मेटल का, और ये भी मेटल का कोर है, दोनों के बीच में इंसुलेशन है तो कैपेसिटेंस बनेगा। ये कोर है मेटल का, ये कोर है मेटल का, तो दोनों के बीच कैपेसिटेंस बनेगा। ये कोर है मेटल का,
यहां पर भी कैपेसिटेंस बनेगा। 3 कोर हो गई, 3 कैपेसिटेंस हो गई। मेटल मेटल मेटल, इंसुलेशन इंसुलेशन इंसुलेशन, 3 कैपेसिटेंस बन गए। तीनों का मान सेम रहेगा C1 C1 C1। क्यों? क्योंकि तीनों की दूरी एक दूसरे से एक समान है। अब देखा जाए तो ये मेटल का शीट भी तो है, तो एक कैपेसिटेंस यहां भी बनेगा। मेटल का शीट यहां पर भी है, तो एक कैपेसिटेंस यहां भी बनेगा। मेटल का शीट एक यहां भी है, तो एक कैपेसिटेंस यहां भी बनेगा। और मेटल की शीट को हम क्या करके रखते हैं? ग्राउंड करके रखते हैं। तो मेटल और मेटल के बीच में भी कैपेसिटेंस बनेगा। ये तीनों कैपेसिटेंस सेम है क्योंकि केबल की शीट से डिस्टेंस भी क्या रहती है? सेम रहती है। केबल की शीट से डिस्टेंस भी क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहां पर दो तरीके के कैपेसिटेंस बनेंगे। एक कैपेसिटेंस बनेगा C1, उसको कहेंगे इंटरफेस कैपेसिटेंस, और एक बनेगा C2, उसे कहेंगे शीट कैपेसिटेंस। फेजों के बीच कैपेसिटेंस इंटरफेस, और फेज का शीट से कैपेसिटेंस शीट कैपेसिटेंस, ये लिख दिया यहां पे। आगे बात समझ में आपको? यस और नो? अब अपन को इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो अपन ने मेथड का नाम दिया यहां पर। करेंगे कैसे? तो अपन ने एक मेथड का नाम दिया यहां पे, थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड का मतलब क्या? थ्योरेटिकल मेथड का मतलब ये होता है कि इसको आप एज ए नेटवर्क की तरह ट्रीट करें। आपको ये मानना है कि भैया ये जो डायग्राम है या ये जो यहां पे लिखा गया है, ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क को सॉल्व करना है। ठीक है सर, इसका मतलब तो सीख गए, पर करेंगे कैसे सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है? कैपेसिटर का सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है इसको यहां पर अप्लाई करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पर सर 3 कोर केबल में कैपेसिटेंस का मान कैसे निकालें? पर फेज निकालें या कोई तीनों कोरों का एक सिंगल कैपेसिटेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं। तीनों कोर के अंदर हमेशा पर फेज कैपेसिटेंस निकालेंगे। इनफैक्ट 3 फेज सिस्टम में हम हमेशा एनालिसिस पर फेज करते हैं। एक फेज का कैपेसिटेंस निकल गया तो बाकी दोनों के लिए कैपेसिटेंस का मान सेम रहेगा। तो यानी कि हमारा टारगेट ये है कि इस डायग्राम का प्रयोग करते हुए हमें एक फेज का, सिर्फ एक फेज का कैपेसिटेंस निकालना है, अपना काम हो जाएगा। अब उस एक फेज के कैपेसिटेंस को कैसे निकालें? उस एक फेज के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए देखो इस डायग्राम को, क्या आपको सेंटर में डेल्टा नजर आ रहा है? क्या आपको सेंटर में डेल्टा नजर आ रहा है? यस सर, डेल्टा नजर आ रहा है। इस डेल्टा से मैं क्या बना दूंगा? स्टार बना दूंगा। इस डेल्टा से अपन क्या बना देंगे? स्टार। ये स्टार बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डेल्टा में तीनों C1 सेम हैं तो स्टार के अंदर जो वैल्यू है वो 3C1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3C1, 3C1 और 3C1 हो जाएगी, 3 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 3 गुना। डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करने पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए नियम अलग होता है, कैपेसिटेंस के लिए अलग। अगर रेजिस्टेंस होता तो 3 गुना कम हो जाता, कैपेसिटेंस से इसलिए 3 गुना ज्यादा हो गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? सीपीएच, पर फेज निकालना है। तो देखो, कोई एक फेज उठा लो, मान लो मैंने ये फेज उठा लिया, ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। तो अगर मैं आर फेज उठाऊं, तो आर फेज उठाऊं तो देखो आर से एक C2 ग्राउंडेड नजर आ रहा है। यस सर, आर से एक C2 ग्राउंडेड नजर आ रहा है।
आर से हमें एक C2 ग्राउंडेड नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये C2 ग्राउंड हो गया ऊपर की तरफ, ये रहा। और एक आर से 3C1 जो है वो ग्राउंडेड नजर आ रहा है। स्टार के इस कॉमन पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राउंड मानेंगे। स्टार के इस कॉमन पॉइंट को क्या मानेंगे, ग्राउंडेड मानेंगे। तो ये आर से C2 ग्राउंडेड और आर से 3C1 ग्राउंडेड, आर से C2 ग्राउंडेड और आर से, ये मैं येलो कलर का यूज कर लेता हूं क्योंकि ये कैपेसिटेंस जो मर्ज होकर के बने हैं ये वो वाली वैल्यू है। तो ये आर से 3C1 ग्राउंडेड है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो इसी को तो मैं लिखूंगा CPH, यही तो CPH लिखा जाएगा। तो चूंकि इस फेज से ये भी ग्राउंड हो रहा है और ये भी ग्राउंड हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पैरेलल हुए। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो CPH का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3C1 प्लस C2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3C1 प्लस C2। C1 C2 क्या है, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक ही करेंगे अपन आज। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, फिर से सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा कि बीच में डेल्टा है उसको स्टार बना दो। डेल्टा को जब स्टार बनाओगे तो उस केस में ये C1 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 3C1 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 हो जाएंगे। कोई एक फेज उठाओ, R फेज से C2 ग्राउंडेड 3C1 ग्राउंडेड, Y से C2 ग्राउंडेड 3C1 ग्राउंडेड, B से C2 ग्राउंडेड 3C1 ग्राउंडेड, मतलब किसी को भी उठाओ एक C2 ग्राउंड मिलेगा और एक 3C1 ग्राउंड मिलेगा। हमें तो कंडक्टर से अर्थ के बीच कैपेसिटेंस निकालना है। तो कंडक्टर से अर्थ एक ये है और एक ये है, दोनों ही अर्थ हो रहे हैं कंडक्टर से, तो एक दूसरे के पैरेलल में हुए। इसके बीच मत देखो, अर्थ से अर्थ के बीच कैपेसिटेंस थोड़ी निकालोगे पागल, कैपेसिटेंस निकालोगे कंडक्टर से अर्थ के बीच। तो ये ऊपर वाले को मैं घुमा करके यहां से ऊपर की तरफ करने की बजाय यहां से ग्राउंड कर दूं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, 3C1 और C2 ऐड हो जाएंगे। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा अपन को थ्योरेटिकल मेथड से, मतलब ये 3C1 प्लस C2 क्या है, इसका आंसर है। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल मेथड कल पढ़ेंगे अपन इसका। आज फिलहाल इतना ही है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ जो है वो अभी कोर्स ये सेशन एंड करते ही आपको अपलोड हो जाएगी, वरना आपको पता है कि ये सेशन एंड होते ही लाइव सेशन के अंदर ये अवेलेबल होगा, तो वीडियो एंड में जाकर के इस डायग्राम को देख के बना लेना। क्लियर? अभी नेक्स्ट सर की क्लास है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन। इसमें कोई डाउट है एक बार इसको सुनना, वीडियो को देखना, और डाउट है तो आप कल वापस पूछ लेना, ठीक है? बाय।